evening, sir. Please come. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Please be seated. Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम हीना है। मैं दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया से की थी, अरबिक लिटरेचर में। उसके बाद अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से उर्दू लिटरेचर में। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर है। इसके अलावा मेरी हॉबीज़ में उर्दू पोइट्री, डायरी लिखना और SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो सलाहियतें हैं या जिन हालात में मैं रही हूँ वहाँ की परेशानियों को मैंने बहुत करीब से देखा है और जो लोगों के इश्यूज़ हैं उनको मैंने बहुत देखा समझा, तो उस एतबार से मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिविल सर्विस में जा सकती हूँ और अच्छा काम कर सकती हूँ। ओके, सिविल सर्विसेज की कुछ चुनौतियाँ हैं जब वो आपके संज्ञान में हैं, आपकी जानकारी में है, आपके नॉलेज में है, क्या चैलेंजेस आते हैं एक सिविल सर्वेंट को अपनी सेवाओं के दौरान? सर, जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग अलग लेवल पर देख सकते हैं। पहला फैमिली के लेवल पर कि जब हम खिदमत करते हैं दूसरे लोगों की, तो उस वक्त हम अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, अपने पर्सनल रिलेशंस को अच्छा नहीं रख पाते, उसको मेंटेन करना होता है। और उसके अलावा जब पब्लिक स्फेयर में देखते हैं तो वहाँ भी हमें काफ़ी सारी चुनौतियाँ होती हैं। एज अ वीमेन भी हमको फेस करना पड़ता है। तो इस तरह से बस ये दो चुनौतियाँ आपको लगी? सर, और भी हैं, अभी मैंने ध्यान में नहीं। करप्शन एक चुनौती है। जी सर। कम्युनल हार्मोनी दूसरी चुनौती है। सर, कम्युनल हार्मोनी भी कहीं कहीं होता है, वो चुनौती बन जाती है। और आजकल तो देश का माहौल ही ऐसा है कि वो कम्युनल हार्मोनी तो हर जगह बिगड़ी हुई है। आम सोसाइटी के लोग कभी हार्मोनी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द को आम जनता प्रभावित या दुष्प्रभावित नहीं करती। कुछ लोग हो सकता है वो एंटी नेशनल कैरेक्टर्स रखते हों, कुछ लोग रिलीजन को मुद्दा बना लेते हैं, कुछ लोग अपने पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। पर्पस बिहाइंड में कुछ भी, बैकग्राउंड में कुछ भी हो, बट हार्मोनी तो डिस्टर्ब हुई नहीं। भारत ने ऐसा कभी नहीं देखा था। ये जो माहौल आजकल का है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में अगर आपकी कहीं नियुक्ति होती है और वहाँ सांप्रदायिक तनाव फैल गया और आपको पता है कि एक रिलीजन के रिलीजियस प्रीस्ट नहीं, उस धर्मगुरु के ही माध्यम से, इधर ए और बी, हम किसी रिलीजन का नाम नहीं लेते, अगर किसी वजह से ऐसा हो रहा है तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? आप क्या करना चाहोगे? स्टेप बाय स्टेप मुझे बताएं। सर, पहली बात, जहाँ हार्मोनी डिस्बैलेंस हो रही होगी तो मैं उसकी पहले जांच करूँगी कि आखिर उसकी वजूहत क्या क्या हैं, क्या रीजंस हैं। फिर उन एलिमेंट को देखूँगी जो इसकी वजह बन रहे हैं, जो मेन कॉजेज़ बन रहे हैं। तो पहले उनको पब्लिक से थोड़ा सेपरेट किया जाएगा, सेपरेट करने की कोशिश करूँगी ताकि वो और वहाँ का माहौल डिस्टर्ब ना कर सकें। और अपनी एक टीम बनाऊँगी जो आपस में जो तनाव हुआ है उसको सुधारने या समझाने की कोशिश कर सकें। तो और जो ये प्लानिंग है, आप गाड़ी से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस जा रही हैं। जी सर। और उसी समय दो कम्युनिटी आपस में भिड़ गए। जी सर। उनमें पथराव शुरू हो चुका है, आगजनी शुरू हो चुकी है। देन आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? जी सर। सर, पहले मैं वहाँ की जो लोकल पुलिस होगी तो उनको इन्फॉर्म करूँगी और एक सेफ्टी टीम मंगाई जाएगी ताकि वो वहाँ पर बचाव कर सके। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से उतर कर उसकी वजह जानने की कोशिश करूँगी, इन्वेस्टिगेट करूँगी कि वहाँ का रीज़न क्या था जो ये पथराव हुआ, और फिर उसको सुलझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। आपने उर्दू लिटरेचर लिया है। जी सर। उर्दू लिटरेचर के किसी ऐसे थिंकर के बारे में बताएं जिसने इंडियन नेशनलिज्म पे कुछ बड़ा योगदान दिया। इंडियन नेशनलिज्म पर सर, जब तहरीक आज़ादी चल रही थी, नेशनल मूवमेंट्स चल रही थी, तो बहुत सारे शायर थे और बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने अपनी राइटिंग्स के और शायरी के ज़रिए उस तहरीक को आगे बढ़ाने में उनका काम किया था। जिनमें सबसे पहले नाम आता है प्रेमचंद का। उन्होंने उस वक्त की माशी हालात और समाजी हालात को सामने लेकर आया और लोगों को प्रमोट किया कि हाँ, आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है। और साथ ही साथ वहाँ के जो शायर थे, जैसे जिनमें
जिनके नामों में सर फैज़ अहमद फैज़ का नाम भी आता है, तकसीम से पहले तक वो इस चीज़ को प्रमोट करते रहे थे अपनी शायरी के ज़रिए से। और भी बहुत एक मजाज प्रेमचंद जी का नाम आपने लिया जी सर। उर्दू लिटरेचर से रिलेट करके, जी उनका सर। कोई एक लिटरेचर उर्दू में जी सर। जिसने नेशनल मूवमेंट में रोल अदा किया? जी सर। सर अभी गौदान लिटरेचर से। जी सर, गौदान एक उर्दू में सर वो उर्दू में भी है। उर्दू में भी है, मूल रूप से उर्दू में नहीं लिखा गया, तो ट्रांसलेटेड हो गई आज उर्दू में। उन्होंने उर्दू में जो मूल पुस्तकें लिखी, मैदान अमल सर, मैदान अमल था जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किरदारों के जरिए से तहरीर के मसलों को उठाया था। ठीक है, वेरी गुड, ये एग्जांपल था। और दूसरा कोई याद आ रहा है, कोई समाचार पत्र जिसमें उनके लेख छपा करते थे सर उर्दू में? जी सर, अभी कोई बात, थैंक यू सर। राष्ट्रीय आय की गणना में परिवर्तन किया गया, जी सर। क्या क्या किया गया है? सॉरी सर, मैं जीएसटी एक कैसा कर है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? सर जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है। जी सर। गति शक्ति क्या है? सर गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, अभी बजट में इस योजना को, इसके प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था। ये पूरे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जोड़कर एक साथ करने के लिए लाया गया प्लान है, जिसके अंदर 7 डिफरेंट पिलर्स पर काम किया जाएगा, जो बेसिकली रोड ट्रांसपोर्ट और एयरलाइंस और लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज। उसमें गति शक्ति की क्या भूमिका है? सर गति शक्ति, सर जहाँ तक मैं इसके नाम से समझ पा रही हूँ तो स्पीड से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अहम किरदार निभाता है बहुत सारे कामों में, चाहे वो मार्केटिंग हो या कुछ भी हो, तो उसे शक्ति देनी है हमें, ताकि मोबिलाइजेशन अच्छे से हो सके और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ठीक की जा सके। एस्पायरेशनल ब्लॉक, जी सर। ये क्या है? एस्पायरेशनल ब्लॉक सर, मैंने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं? जी सर। वही बता दीजिए। सर नीति आयोग का एक प्लान था जहाँ पर वो जो पिछड़े हुए, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए इलाके हैं, ज़िले हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए गए हैं ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। कब शुरू किया गया था? सर सेट ईयर नहीं याद नहीं आ रहा, मैं कयास कर सकती हूँ सर, अंदाज़ा लगा सकती हूँ। करिए। सर तकरीबन 2018 में। बिल्कुल सही। अमृत काल क्या है? सर अमृत काल, आज़ादी 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी को अब 75 इयर्स होने वाले हैं, तो उस पूरे दौर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अमृत काल। अच्छा, अमृत काल, जी सर। अमृत महोत्सव। सही है। जी सर। कॉन्फिडेंट है? जी सर। चलिए सर। ऑप्शनल पेपर आपका उर्दू लिटरेचर है, उर्दू की लिपि कौन सी है, स्क्रिप्ट? सर उर्दू की रस्मुल ख़त, स्क्रिप्ट को रस्मुल ख़त कहते हैं उर्दू में, उसकी नस्तालीक है जो नस्व प्लस अलीक से मिलकर बनी है, जो अरबिक और फ़ारसी का कॉम्बिनेशन है। अरबी की लिपि क्या है? सर अरबी की भी नस्तालीक है, फ़ारसी की भी नस्तालीक है और उर्दू की भी नस्तालीक है, लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क है अल्फाजों की तादाद को लेकर, हरूफ की तादाद को लेकर। हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी सर। अंग्रेजी की? रोमन। आप उनके विषय में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिन्हें उर्दू का ज्ञानपीठ अकादमिक पुरस्कार भी मिला है, नाम बता सकते हैं? बशीर बद्र के विषय में कुछ बताने कुछ। जी सर। बशीर बद्र साहब हैं। सर अभी मुझे याद बशीर बद्र को आप नहीं पढ़ी हैं? नहीं सर। चलिए, मिसरा और शायरी में अंतर क्या होता है? मिसरा और शायरी में सर, शायरी तो एक ब्रॉड टर्म है, शायरी की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम मिसरा कहते हैं, जो 2 लाइनों से मिलकर बनता है। अगर आम ज़बान में कहूँ तो उसमें 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनों से मिलकर एक मिसरा बनता है। गजल किसे कहेंगे?
सर गज़ल वो सिंफ़ सुख़न है, शायरी की सिंफ़ सुख़न है जिसके अंदर शायर अपने ख़यालात को और अपने जज़्बात और एहसासात को मुख्तलिफ़ औज़ान में पेश करता है और उसमें हर एक इकाई, हर शेर एक अलग तजुर्बा रखता है। दूसरे शेर का पहले शेर से बाज़ाब्ता कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नोमानी के विषय बताइए। जी सर। नोमानी एक साहित्यकार है उर्दू से। नोमानी। हाँ। सर सॉरी सर, मैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी, इनका असली नाम रघुपति सहाय और तखल्लुस फिराक है, गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी वजह से इनको फिराक गोरखपुरी कहा जाता है। सर इनको जदीद गज़ल का बाबा आदम कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उर्दू साहित्य के अंदर जो कदीम दौर से चली आ रही रिवायत थी उसको बदलकर नए अंदाज में, जदीद अंदाज में शायरी की और नए औज़ान भी और मज़ामीन भी दोनों पेश किए और साथ ही साथ सर इन्होंने हिंदुस्तानी अनासिर यानी एलिमेंट्स को अपनी शायरी में जगह दी। तो ये एक नया कदम था, इसी वजह से इनको जदीद उर्दू शायरी या उर्दू गज़ल का बाबा आदम कहा जाता है। नुक्ता का अर्थ क्या होता है? सर नुक्ता, सर एक नुक्ता वो होता है जो ग्रामर में होता है, जो हुरूफ तहज्जी है, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही उर्दू या अरबी में हुरूफ तहज्जी होते हैं। तो उनके अंदर कई सारे हुरूफ ऐसे हैं जो नुक्तों से बनाए जाते हैं। एक तो वो नुक्ता होता है, दूसरा पॉइंट को भी नुक्ता कहते हैं। जल के लिए फारसी शब्द क्या है? जी सर। जल, वाटर के लिए सर फारसी शब्द। मियाँ भी बोला जाता है, माँ भी बोला जाता है, पानी को मैं भी बोला जाता है। नहीं, फारसी शब्द बताना। सर नहीं, एक फारसी शब्द, एक वो उर्दू शब्द, दोनों बताना है। सर उर्दू में तो पानी ही कहते हैं और नहीं, मशरूब, फारसी पानी, शरबत। पानी जो है फारसी शब्द है और उर्दू में आब शब्द यूज होता है। आब। आप। जी सर। सर असल में उर्दू के अंदर मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग माना होते हैं, जैसे जो मशरूब होता है उसे भी पानी के माने में इस्तेमाल किया जाता है और माँ जो अरबिक से लिया गया है उर्दू में, तो वो भी पानी में आता है। और आब सर हमने फ़ारसी से लिया था जो उर्दू में मुस्तअमल होने लगा था। वैसे हिंदुस्तानी, चूँकि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बानों से निकली है तो इसलिए उर्दू गद्य लेखन की कौन कौन सी विधाएं हैं, कुछ बताएंगे? जी सर। हाउ मेनी टाइप्स, माने कितने तरह से उर्दू को लिखा जाता है, विधा कौन कौन सी हैं लिखने की? सर स्क्रिप्ट वाइज या किस तरह से? Script based. On the basis of the script, how many types of writing? सर मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है उसका, लेकिन जैसे एक नस्तालीक होती है ऐसे ही नस्ब होती है, एक दीवानी राइटिंग होती है और इसके अलावा से रेख्ता क्या है? रेख्ता सर रेख्ता उर्दू ज़बान का एक नाम है। जब उर्दू का इर्तिक़ा हो रहा था, वो डेवलप हो रही थी, तो उसकी शुरुआती दौर में जो उर्दू आई थी उसको रेख्ता कहा जाता था। हदीस क्या है? जी सर। हदीस। हदीस सर, हदीस इस्लामिक लॉ शरीयत में उन कौल और अफ़ाल को कहा जाता है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे या उनको बरकरार रखा, उसको हदीस कहते हैं। अरबिक में इसकी डेफिनेशन होती है मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ फ़अला औ अक़र्रा। जो कबीर के यहाँ एकेश्वरवाद की संकल्पना मिलती है, एकेश्वरवाद को क्या कहते हैं उर्दू में? एकेश्वरवाद को तौहीद कहते हैं, वहदानियत उर्दू में कहते हैं, तौहीद अरबिक में कहते हैं। ठीक है। ठीक है सर।